शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी ने कल के पार्ट 1 में देखा था कि मुद्रण कला जो था उसका हम पहला पार्ट ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, चैप्टर का नाम था मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 या 5 जो भी कहिए, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के कारण चैप्टर बदल सकता है। इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं सदी की बात करते हैं कि 19वीं सदी आते आते तक हमारा मुद्रण प्रिंटिंग कैसा काम कर रहा था। तो देखिए 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया। इससे पाठकों का एक नया वर्ग उभरा जिससे बच्चे, महिलाएं और मजदूर शामिल थे। ये सब बातें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब से प्रिंटिंग होने लगी, मुद्रण होने लगी, छपाई होने लगी, कविता की किताबें आने लगी, कहानियों का किताब आने लगा, आत्मरक्षा या फिर कुकिंग, बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो अब बाजार में आ गई थी, टाइप होके या फिर प्रिंट होके। तो उस समय तक क्या हुआ कि अब ऐसा वर्ग उभर चुका था, समाज में एक नए वर्ग आ चुके थे जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थे और मजदूर भी शामिल थे जो किताबों को पढ़ते थे, पत्रिकाओं को पढ़ते थे। इसके अलावा बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व, मतलब कि अभी बच्चे विकसित नहीं होते हैं तो छोटे बच्चों के लिए उनके हिसाब से किताब बनाई जाने लगी। दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी और कई लोक कथाओं को बदल कर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सके। जो किताबें पहले छप चुकी थी उन्हें बच्चों के हिसाब से फिर से पुनर्निर्माण किया गया, मतलब पुनः निर्माण किया गया, फिर से छापा गया इजी शब्द में ताकि बच्चे आसानी से उसे पढ़ लें। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई और इससे उनका महत्व और बढ़ गया। पहले तो शुरुआत में जब बुक आती थी तो महिलाएं उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद का अपना किताब, कविता, बहुत सारी चीजें, कुकिंग के ऊपर, सजावट के ऊपर अपनी खुद की किताबें लिखने लगी। किराए पर भी किताब देने वाला पुस्तकालय 17वीं सदी में ही प्रचलन में आया। अब 17वीं सदी तक आते आते क्या हुआ कि ये जो किताबें थी जो छप कर आती थी ये रेंट पर मिलने लगे, मतलब 5 रुपए 10 रुपए, हालांकि ये बहुत ज्यादा हो गया, उस समय तो बहुत सस्ता मिलता रहा होगा, 1 रुपए 2 रुपए, मतलब जो उस समय का करेंसी का वैल्यू था उस हिसाब से रेंट पे मिलता था कि मतलब आप ले जाइए और प्रतिदिन के हिसाब से रेंट दीजिए। आप जितना जल्दी पढ़ के उसे वापस कर दोगे उतना कम रेंट आपको लगेगा। इसमें क्या हुआ कि पुस्तकालयों में व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे। पुस्तकालय का क्या मतलब होता है? जहां पे किताबें बहुत सारी होती है, बहुत सारे किताबों का संग्रह होता है। तो वहां पे क्या हुआ कि दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे उन किताबों को पढ़ने के लिए। हालांकि ये सब जो किराए पर किताब देने वाली बात है ये हमने अपने जीवन में भी देखा है कि हम पहले जब पढ़ाई करते थे ना तो कॉमिक्स की किताबें लाते थे। डॉक्टर डोगा, मास्टर, नागराज, इस समय का कॉमिक्स आता था उस समय जिसमें चित्र वगैरह भी बने होते थे और कॉमिक्स का मैं बहुत दीवाना था, खूब पढ़ता था। 5 रुपए में मुझे 24 घंटे के लिए रेंट पे मिलता था और मैं 2 घंटे में हर एक कॉमिक्स को चट कर जाता था, खूब पढ़ता था कॉमिक्स। तो ये क्या होता था कि हम पूरी कॉमिक्स को खरीद नहीं सकते थे क्योंकि 40 से 45 रुपए में ना एक कॉमिक्स की पुस्तक मिलती थी और 4 से 5 हम रेगुलर जाते थे तो मुझे 3-3 रुपए में भी दे देता था। तो 3 रुपए में मैं अब 35 रुपए 40 रुपए फंसाऊं या उसी चीज को पढ़ने के लिए मैं 3 रुपए में लिया, 1 दिन में पढ़ा और उसे वापस कर दिया। तो रेंट पे इसी को कहते हैं कि हमें रेंट पे चीजें मिल जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रिंट तकनीक में अन्य सुधार। देखिए न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से चलने वाले बेलनाकार प्रेस बना लिया। अब यहाँ पे प्रिंट तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है जो प्रिंट के अंदर, उसमें अब कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया? तो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे न्यूयॉर्क के, रिचर्ड एम हो नाम है इनका। इन्होंने क्या हुआ कि 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के शुरुआत से लेकर कुछ समय बाद तक इन्होंने एक बेलनाकार प्रेस बनाया, मतलब एक मशीन बनाया जो बेलन के आकार का हुआ करता था। इस प्रेस से 1 घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे, मतलब बहुत बढ़िया था उस समय के हिसाब से तो कि 1 घंटे में 8000 पेजों की छपाई हो जाती थी। ये किसने बनाया? न्यूयॉर्क के जो साइंटिस्ट थे रिचर्ड एम हो, 19वीं सदी के मध्य तक इन्होंने इसका निर्माण किया था। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग एक ही बार में 6 रंगों में छपाई कर सकता था। अब मतलब प्रिंटिंग देखिए कहां से शुरू हुआ था, एक पेपर पे
लकड़ी के ऊपर रख के रंग को हम लोग छापते थे। और कहां पे आ गया कि अब 6 अलग अलग रंगों में, कलरों में प्रिंटिंग हो रहा है। एक घंटे में 8 हजार पेज की प्रिंटिंग हो रही है। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे विकसित हो रही थी। अब हम 20वीं सदी के आते आते बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे। इसकी छपाई काम में बहुत तेजी आ गई। अब यहां तक तो ठीक था। अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, आज के समय में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत ही खतरनाक प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो अब 20वीं सदी आते जाते तक क्या हुआ कि बिजली से चलने वाले मशीनें भी आ गई और इससे छपाई के काम में और ज्यादा तेजी हो गई। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुआ है और इन सुधारों का सामूहिक सार जिससे छपी हुई सामग्री का एक ही रूप में बदल गया। देखिए अभी के समय में और शुरुआती समय में आप अगर कंपेयर करोगे प्रिंटिंग के बारे में, छपाई के बारे में, तो बहुत सारे अंतर दिखेंगे। कहां शुरुआत का समय और कहां अभी का समय। अभी के समय में आपको बहुत सारे ऐसे मशीन दिख जाएंगे जो घंटों में लाखों लाख पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो जहां पे पुस्तक का पब्लिकेशन होता है वहां पे ऐसे ऐसे प्रिंटिंग प्रेस है जो घंटों में पेज नहीं, किताबों का किताब छाप के रख देते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है अभी के समय में। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी में बहुत तरह की सुधार हो रही है और आगे भी अभी सुधार होता ही जा रहा है। अब पहले बिजली से चलता था, अब तो वाईफाई से चलता है। मोबाइल से आप वाईफाई से कनेक्ट करो और डायरेक्ट यहां क्लिक करो और वो वायरलेस आपका प्रिंट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर से जोड़ दो, वायरलेस, तार वार की जरूरत नहीं है, उसमें बिजली लगा हुआ है और प्रिंटिंग हो रहा है। तो ये सब चीज टेक्नोलॉजी में सुधार ही माना जाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। किताबें बेचने के नए तरीके। किताबें बहुत सारी आ गई है मार्केट में, अलग अलग किताबें आ गई, बच्चों के लिए, जवान के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए भी। तो अब इन किताबों को बेचने के तरीकों में भी बदलाव आया। पहले तो पुस्तकालय में मिलता था, पहले संग्रहालय में मिलता था, दुकानों में मिलता था, बड़े बड़े रईस महिलाओं के पास मिलता था। लेकिन अब इसके जो तरीके हैं बेचना वो सड़कों पे भी आ गया है। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। धारावाहिक कहने का मतलब है कि पहले चीजें लिखी हुई आती थी, अब लिखने के साथ साथ उसे कहानी के रूप में बताया गया। जैसे कि आपको पता होगा कोई सा भी सीरियल आप देख लीजिए, सास बहू की कोई सी सीरियल, वो सीरियल ना ऐसे मुद्दे पे जाके छोड़ेगा कि आपको अगले दिन उसे देखने का मन होगा। ऐसे जगह पे काट देगा, बहू बहू बहू, मतलब गजब का रिफ्लेक्शन है उसका। और उसके बाद अब बहू किचन में जा रही है, बहू किचन में पहुंचने वाली है, किचन में गैस का पाइप निकला हुआ है, बहू जाएगी, माचिस जलाएगी। अब उसके बाद बहू का क्या होगा, अब ये संशय बना हुआ रहेगा। अब वो कहेगा अगले पार्ट में देखिए, धारावाहिक के अगले पार्ट में। अब आपके दिमाग में लोचा चलता रहेगा, यार उसकी बहू बची कि बहू गई। अब हम अगले दिन टाइम निकाल के एकदम टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो पहले वो क्या करेगा, पहले तो 20 मिनट वो पहले वाला दिखाएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा गोपी बहू के साथ ये हुआ। अब करंट एपिसोड देने से पहले 3 बार प्रचार आ जाएगा। अब बहू अभी माचिस से जलाएगी इस एपिसोड में ना, वो माचिस जलाते जलाते ये भी एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो आपके मन में ना एक प्रकार की उत्सुकता जगी रहती थी। इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हालांकि उस समय तो टीवी वाला सीरियल नहीं था, उस समय पत्रिका वाला सिस्टम था कि एक कहानी बना दिया कि बहुत अच्छा कहानी बनाया, बहुत अच्छा कहानी बनाया, आधा एक पत्रिका में डाल दिया और लिख दिया कंटिन्यू। अब हम फिर से दुकान पर दौड़ते हुए जाएंगे, भाई पार्ट 2 वाला किताब दो। इससे किताब भी ज्यादा बिकता था और उसे धारावाहिक की शक्ल भी मिल गई थी। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। देखिए 1920 का समय है, इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में सबसे जो लोकप्रिय साहित्य को ना सिलिंग सीरीज के नाम से ना इसको सस्ते दाम पर, मतलब कम कीमतों पर इसे बेचा जाने लगा। किताब के ऊपर लगने वाला जिल्द जो था, वो जो कवर लगाते हैं हम लोग बुक के ऊपर ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए, ये भी 20वीं सदी में ही प्रचलन में आया। पहले नहीं था किताब के ऊपर कवर लगा के मस्त प्रिंटिंग करके उस पर एक मस्त टाइटल देके उसको बेचेंगे, ऐसा सब सिस्टम नहीं था। पहले सिर्फ प्रिंट करो, कहानी है, कविता है, जो है अपना पढ़ो और एंजॉय करो। तो ये 20वीं सदी में ही आया, पेज के ऊपर या किताबों के ऊपर जिल्द लगाने की प्रक्रिया। 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव के पाने के लिए पेपर पैक संस्करण निकाला गया, जो कि अब देखिए महामंदी जब आया 1930 के दशक में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने उस कवर को, जिल्द को पेपर बैक संस्करण से निकाला। मतलब ये बहुत सस्ता मिलता था, बहुत ही कम दामों में मिल जाता था और जिल्द भी लग जाता था, ये सस्ता हुआ करता था। तो महामंदी के समय में तो पैसे की कमी, सिस्टम की कमी, आर्थिक समस्या हमारे देश में, तो यहाँ पे महंगे महंगे हम कवर क्यों लगाए। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हमारे अखबार से हमारे पेपर
अखबार की कटिंग से ना जिल्द लग जाता था हम लोग के समय में, हम लोग उसी से निकाल लेते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे, स्पेशल पेपर लेते थे, उसको काट वाट के उस पर मस्त नाम वाला बैनर चिपका के उस पर लिखते थे अपना नाम। हम लोग अखबार ही लगाते थे, उस पर व्हाइट पेपर सब चिपका के और उस पर अपना नाम लिख देते थे, हो गया, सस्ते में काम निपट गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत का मुद्रण संसार, अब पूरा घूम लिया, जापान, कोरिया, इटली भी गया, हर जगह से घूम के अब मुद्रण जो है, जो छपाई है, अब हमारे भारत में भी आया। कैथोलिक वगैरह लेके आए थे, चर्च के जो पादरी वगैरह थे वो अपने धर्म के प्रचार के समय हमारे यहाँ लेके आए इन सब चीजों को। भारत में सबसे पहले संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। ऐसा नहीं था कि ये प्रिंटिंग आया है तभी से हमारे लोग लिखना शुरू किए, नहीं, पहले भी लोग लिखते थे, छपाई नहीं होती थी, लोगों की चीजों के अंदर किताबें नहीं छपती थी, लेकिन हाथ से लिखी चीजें होती थी। और ये पांडुलिपि का मतलब ही होता है जो चीजें हमारे हाथों से लिखी जाती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो ये पुरानी समृद्ध परंपरा थी कि हमारे यहाँ भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषा जो हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां मौजूद थी। पांडुलिपियां तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। तार के पत्ते, तार का पेड़ होता है, उसके पत्ते पे उसको तार पत्र भी कहा जाता है। तो पहले उस पे चीजें लिख के उसे मोड़ के रखा जाता था ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अब देखिए, उनकी उम्र को बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध कर रखा जाता था ताकि वो तार के पत्र या वो पेपर लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। पूर्व औपनिवेशिक काल में, जब तक हमारे देश में इंग्लैंड वालों का शासन नहीं था, वहां पे बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, स्कूल भी था, गुरुकुल भी था, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होता था। और गुरु जी थे वो किताबों से नहीं पढ़ाते थे, वो खुद अपने दिमाग से पढ़ाते थे। वो किताब की बातों को वो अपने मुंह से समझाते थे और बच्चे उसे अपने कॉपी में नोट कर लेते थे। गुरु अपनी यादाश्त से, मतलब अपने दिमाग से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह से कई सारे लोग बिना किताबें पढ़े ही साक्षर हो जाते थे। आज इतने मोटे मोटे किताब पढ़ के भी लोग साक्षर नहीं हो पाते, एग्जाम में पास नहीं हो पाते। उस समय शिष्य सब बैठे हुए रहते थे, गुरुजी बोल रहे हैं और बच्चे सब पढ़ के साक्षर हो जाते थे, याद कर लेते थे, लिख लेते थे, धर्मात्मा बन जाते थे। अभी के समय में किताबें दे, कॉपी दे, कलम दे, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। पांडुलिपियां आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो पांडुलिपि क्या है? हाथों से लिखी पुस्तकों को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। जो चीजें हमारे हाथों से लिखी जाती थी उसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, आइए अब जानते हैं मुद्रण संस्कृति का भारत आना। अब ये मुद्रण संस्कृति जब से भारत आया है तब से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ है। जो पुर्तगाल के धर्म प्रचारक थे उन्होंने अपने साथ सबसे पहले हमारे भारत में गोवा में लाया। 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। मतलब 1674 ईस्वी आते आते भारत की जो दो भाषा है, कोंकणी आपको गोवा में बोला जाता है, कोंकणी गाने में बहुत फेमस है, और जो कन्नड़ भाषा है जो कर्नाटक में बोला जाता है, तो वहां पे ऐसे इन्हीं लोकल लैंग्वेज में ये 50 पुस्तकें ऑलरेडी छापी जा चुकी थी। और कैथलिक पुजारी जो थे वो 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने पहली मलयालम पुस्तक छापी। ये जो कैथलिक पुजारी थे जो अपने धर्म का प्रचार करने आए थे हमारे भारत में, इन्होंने ही तमिल की भाषा जो है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है, और मलयालम जो केरल में बोली जाती है, इन दोनों भाषा की पुस्तकों को यहाँ पे छापा था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था, लेकिन इसकी जो बंगाल गजट का जो शुरुआत हुआ छपा, ये किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसकी प्रकाशन को आरंभ किया था। लेकिन संपादक में अगर आपसे पूछा जाए तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम को आप बताएंगे, जो 1780 का है हमारे भारत में बंगाल के अंदर। देखिए, बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था। यहाँ पे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले अखबार का नाम बताएं तो आप बताइएगा बंगाल गैजेट जो है वो भारत का भारतीय अखबार में सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। आगे की स्लाइड में बढ़ाते हैं।
धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों के बारे में जान लीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रिंट संस्कृति के आने से, जब से प्रिंटिंग आई, छपाई आया हमारे भारत में, तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू हो गया। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे का मतलब क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग आई, अखबार आया, बातें छपने लगी, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगी, जानकारी मिलने लगी, तो वो अपने धर्म से जुड़े, आर्थिक स्थिति से जुड़े, सामाजिक स्थिति से जुड़े, समुदाय से जुड़े बातों के ऊपर बहस करना शुरू कर दिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करने लगे। कई ऐसे धर्म थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, तो उसकी आलोचना हुई, मतलब उसकी तौहीनी हुई, उसके बारे में लोग बुरा बोलना शुरू कर दिए। 1821 में राम मोहन राय का नाम आ गया है। राम मोहन राय से आपको पता होगा कि वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अपने भारत में सती प्रथा का विरोध खुल के किया था। हालांकि इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने क्या किया कि संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचार, जो हिंदू धर्म के रूढ़िवादी, सती प्रथा भी तो एक रूढ़िवादी विचार था ना, जिसके कारण महिला के पति मर जाते थे तो उस औरत को जबरदस्ती भांग धतूरा पिला के सती कर दिया, जला दिया, आग लगा दिया। महिला नशा में है, नशे में ही वो खत्म। कोई कोई महिलाएं स्वेच्छा से भी जल जाती थी, कहती हाँ ठीक है हम बड़े अपने पति से प्यार करते थे, चलो हमें भी जला दो। लेकिन जलने के बाद पता चलता है ना, जब गर्मी लगा, जला, तब बाप बाप चिचियाना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को क्या होता था, कुछ ऐसी चीजों का पान करवा दिया जाता था। पान का मतलब है खिला पिला दिया जाए कि वो अलग ही दुनिया में राम सीताराम करते हुए चल गई आग में, जल गई आग में। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे जिनकी भाभी के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये बेचारे कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, घर आए तो इनके भैया मर गए, उनके साथ साथ जबरदस्ती इनके भाभीियों को जला दिया। अब बेचारे दुखी हुए, अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे, तो इसके बाद इन्होंने कसम खाया कि अब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और राजा राम मोहन राय ने बहुत आवाजें उठाई भी और सती प्रथा को बंद भी करवाया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रूढ़िवादी विचारों का आलोचना किया। रूढ़िवादी विचार कहने का मतलब कि ऐसे विचार शक्ति हमारे भारतीय या सनातन या हिंदू धर्म में जो मतलब बेकार था। अब ये बाल विवाह बेकारी है, सती प्रथा बेकारी है, या बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी विचार हैं हमारे भारत में जो अजीब ही है, मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको, और वो बुरा है हमारे समाज के लिए। हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से अगर उसे देखा जाए तो वो हमारे समाज के लिए बुरा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू रूढ़िवादियों ने, अब देखो इन्होंने तो हिंदू रूढ़िवादियों के खिलाफ आवाज उठाया, तो इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक नया समाचार पत्र आ गया जिसका नाम था चंद्रिका। जो ये बोलते थे उसके विरोध में ये बोलता था। ये विरोधाभास जो है, ये लड़ाई झगड़े जो हैं, ये घृणा का जो सोच है या दुष्टता का सोच है, लोग दुष्ट होते हैं, ये अभी नहीं आया है, ये पहले से ही होता चला आया। देखो राजा राम मोहन राय के समय भी होता था। बेचारा सोचते थे कि जो सब गंदी बातें हैं हमारे धर्म में उसको समाप्त किया जाए, तो इनके खिलाफ एक नया समाचार पत्र चंद्रिका चला दिया इनके विरोध में लोगों ने कि भाई ये गलत बोल रहा है, सती प्रथा ठीक है, बाल विवाह ठीक है, हमारे धर्म के साथ खेल रहा है। कैसे ठीक है भाई, तुम किसी को जानबूझ के आग लगा दो, ये ठीक कहां से हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बलि देना। अब एक बलि का ही बात कर लेते हैं। हमारे भारत में क्या होता है कि काली माता के मंदिर वगैरह सब काट देता है, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन किसी का बलि चढ़ाना, वो भी भगवान के जैसे मंदिर में, ये कहाँ से सही है, ये सही नहीं है। और मैंने इतना तो खैर नहीं पढ़ा वो रामायण महाभारत और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन इतना तो लगता है कि नहीं, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा हो सकता है कि आप मंदिरों में सीधा खून तून काट के पूरा लबालब कर दो। बड़ा बुरा लगता होगा यार। और वो भी पहले बकरा को खिलाओ, लाल लंगोटा पहनाओ और उसके बाद उसका गला झुकाओ और बस गेम ओवर। तो देखिए अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं कि 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा, देखिए तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का निर्माण किया गया था, ये पता होगा आपको। तो 1810 की बात है कि कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया था, पुनः मुद्रित किया गया था, प्रिंटिंग किया गया था। 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री बंकेटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। अगर आपने देखा होगा तो देखिए हिंदी में, संस्कृत में तो ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ मिथिला में भी मिलता है, मिथिला भाषा भी चलती है बिहार में। मिथिला कहाँ चलता है, बिहार में चलता है। तमिल वाले ने अपने धार्मिक ग्रंथों को तमिल में लिख रखा है, मराठा वालों ने, मतलब मुंबई वालों ने मराठी भाषा में लिख रखा है। क्योंकि अब देखो हिंदी भाषा जो है वो हम सभी जानते हैं, भारत का भाषा है,
लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप हिंदी बोलते हो और पूरी दुनिया में आप हिंदी बोल सकते हो, तो ये गलत है। ये नहीं समझना कि पूरे दुनिया की छोड़ो, पूरे भारत की बात कर लेते हैं। आप तमिलनाडु में चले जाओ, केरल में चले जाओ, तो शहर शहर में तो आपकी बातें लोग समझ जाएंगे, बहुत रेयर केस में समझ जाएंगे, बोल भी लेंगे। लेकिन अगर गलती से गांव वाले इलाके में चले जाओ तो आप खुद को गूंगा महसूस करना शुरू करो, आपको इशारों में बोलना होगा। भोजन भी आपको ऐसे ही मांगना पड़ेगा। मेरे साथ बीत चुका है, इसलिए मेरे को पता है कि आप अगर सोच रहे हो, आपको क्या लगता है, आप अभी बच्चे हो, आप तो यही सोचते हो कि चलो हिंदी हमको आता है तो पूरे भारत में कहीं भी बोल लेंगे, समझ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और हमको भी पहले लगता था, अरे हमको तो इंग्लिश आता है, यहाँ छोड़ो अमेरिका में बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो जो घमंड था, जो एटीट्यूड था, वो हमारे भारत में ही टूट गया। जब हम तमिलनाडु पढ़ने के लिए गए तो भाई वहां पे हमारा कॉलेज एक गांव वाले एरिया में था, मस्त। वहां पे अजीब लोग बात, पहले तो शुरुआत में गया तिल्ले विल्ले मिल्ले, अब अपने को समझ में नहीं आया क्या है भाई, तो इशारों में बात करता था। एप्पल, वाटर, फूड। तो वहां पे आपको कैसी फीलिंग आएगी, मैं गूंगा हूं, मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं मैं तो यही फीलिंग आएगी आपको। तो इसलिए क्या होता है, इसी को हम कहते हैं स्थानीय भाषा। आपको स्थानीय भाषा में इन लोगों ने प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। रामचरितमानस को अब जो लोग तमिल में उसको पढ़ना पसंद करते थे, सबको तो हिंदी आती नहीं थी, तो वो तमिल भाषा में उसका अनुवाद किए, मराठी वाले ने मराठी में किया। तो यहाँ पे एक मुंबई में था और एक जो दो ये थे, एक रामचरितमानस को इन्होंने बंबई के बंटेकेश्वर और दूसरे जो थे वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ के थे, उत्तर प्रदेश के, इन्होंने लोकल भाषा में इसको अनुवाद किया। इसके अलावा इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों तक पहुंच में आ गया। अब जो इस तरह के प्रिंटिंग होने लगी, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि सभी लोगों के पास ये धार्मिक ग्रंथ आने लगे, सभी पढ़ने लगे, सभी को ज्ञान होने लगा। क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, यदि आप सही तरीके से उसका ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत तरह का जीवन जीने की शैली आ जाएगी कि कैसे आप जीवन को जी सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से तक लोगों को पहुंचने लगा और इससे लोग जो थे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। अखबार जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, जो पत्रिका होता है, उसमें क्या होता है कि दिल्ली की खबर बिहार तक पहुंच जाती है, बिहार की खबर दिल्ली तक पहुंच जाती है। बिहार में नीतीश बाबू ने सत्ता पलटा, लालू यादव के बेटे के साथ सरकार बनाई, दिल्ली में हम बैठे बैठे पढ़ रहे। हालांकि अब तो डिजिटल मीडिया हो गई है, पहले प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया का मतलब था कि जो चीज छपाई होके आती थी। पहले इतना कहां वाईफाई था, कहां इतना नेटवर्क 5G था, कहां ये बोर्ड था, ये सब नहीं था। लोग अखबार और पत्रिका के माध्यम से काम चलाते थे। हाँ, ये था कि न्यूज फिर भी मिल जाती थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा फास्ट न्यूज मिल जाती है। अगर 1 घंटे पहले भी अगर यहाँ पे कुछ हुआ होगा ना, तुरंत, अभी भूकंप आया नहीं, ए भाई भूकंप है, भूकंप है। दिल्ली में कल भूकंप आया था, आप लोगों को पता नहीं होगा, हम कल न्यूज में देखे तब पता चला कि हाँ भूकंप भी आया था। अब रास्ते में कहाँ पता चलता है, थोड़ा पूरा हिला उला होगा, पता नहीं चला होगा। तो चीजें अब बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। पहले प्रिंट मीडिया थी तो वो चीजें छप के आती थी, अब आज कुछ हुआ तो अगले दिन छप के आएगा, 10-11 बजे हमारे पास आएगा, हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते 4 बजे आएगा, 4 बजे हमें खबर चलेगा, अच्छा कल आया था, अच्छा। लेकिन अभी क्या है, हिला नहीं कि आज तक वाला, एबीपी वाला एकदम माइक लेके हिला है, पंखा किसी के घर का दिखाया, कहीं कुछ दिखाया, कहीं कुछ दिखाया, मतलब नहीं हो हिल रहा होगा तो अपने से हाथ से डुला दिया, हाँ हिल रहा है। तो ऐसा चलता रहता है। अब देखिए, अब ये था धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस जो प्रिंट मीडिया, मतलब इन तरह की छपाई के कारण हमारे भारत में होना शुरू हो गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया। हाँ, तो अब जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, जो मुसलमान थे, मौलवी थे, इस्लामिक थे, उन लोगों ने इस प्रिंटिंग प्रेस को कैसे लिया, कैसे ग्रहण किया। तो 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए। 1822 की बात है कि फारसी लैंग्वेज में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जामाए जहां, ये फारसी नाम है, यहाँ पे ऐसे ही नाम होता है जामाए जहां, तो और दूसरा था शमसुल अखबार, ये फारसी लैंग्वेज में था। तो ये क्या हुआ कि इसके जस्ट बाद एक गुजराती अखबार भी शुरू हो गया, वो अपने लैंग्वेज में गुजराती केमछो वाला भाषा में शुरू हुआ और इनका नाम इन्होंने रखा बंबई समाचार। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने 2 अपना अखबार अपनी फारसी भाषा में लगाया, तो गुजराती कैसे पीछे रहते, आज तक कभी पीछे रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना एक
बंबई समाचार जो था ये अपने गुजराती भाषा में इन्होंने शुरू कर दिया। धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू हुए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। ये गुटके शिखर पानपुरिया मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ था वो उर्दू में या फारसी, पहले तो जितने भी इनके पहले जितने भी लिखे हुए हैं धर्म ग्रंथ वो फारसी लैंग्वेज में है, क्योंकि बाहर से लिखे आते थे। बाद में उन्होंने इसे अनुवाद किया, उर्दू में किया, हिंदी में भी किया, क्योंकि बहुत सारे भारतीय हिंदी जो हैं, हिंदी के लोग जो हिंदू होने के बावजूद भी इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं जानकारी के लिए। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे भारत में सभी धर्मों का इज्जत किया जाता है, तो हम सभी धर्मों की किताबों को पढ़ लेते हैं। भले ही कुछ ऐसे शैतान हैं हमारे भारत में जो बड़ा अत्याचारी किस्म के बातें करेंगे, हिंदू के खिलाफ बातें करेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो सभी धर्मों को एक साथ अपने अंदर जोड़ते हैं। और हमारा देश भी यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि हम जो है। अब देखिए, देवबंद और सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई। इस सेमिनरी में एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों हजार फतवे छपने शुरू हुए। देखिए, अब यहाँ पे मुल्ले मौलवियों का समय आ गया। ये फतवा जो शब्द है ना, बड़ा इमोशनल शब्द है, बड़ा अत्याचारी शब्द है और भारत के लिए बड़ा खतरनाक शब्द है। ये मुसलमान जो होते हैं और इनके जो धर्म गुरु होते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले टोपी लगा के आपको दिखेंगे, जानकारी इनको घंटा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप को जानकार बताते हैं। ये क्या करेंगे? फतवे जारी करेंगे। फतवा जारी मतलब एक नियम, एक कानून उस धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कि भाई तुम्हें बुर्के में रहना है, तुम्हें बुर्का पहन के ही बाहर निकलना है, तुम्हें 3-4 शादी करनी है, तुम्हें 200 बच्चे पैदा करने हैं। ये इनका है, ये इनके फतवे आते हैं। मतलब धर्मगुरु जो है ना, वो कहेगा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे नियम है, तुमको इसको पालन करना पड़ेगा। हालांकि आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारा संविधान इस प्रकार के किसी भी फतवे को नहीं मानता है। वो नहीं कहता कि वो हमारा जो संविधान है या जो कानून है उसमें इस फतवों का कोई जगह नहीं है। ये धार्मिक गुरु मतलब यही मुल्ले मौलवी, ये अपने समर्थन करने वाले लोगों को यही सब ज्ञान देते रहेंगे। अच्छा, 200 बच्चा पैदा करना कहाँ से सही है? एक पति 20-20 शादियां कर रहा है, एगो दुबई में कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है, केरल में कर रहा है, पश्चिम बंगाल में कर रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि एक वाइफ का खर्चा संभालना इतना मुश्किल होता है। इतने वाइफों, तभी तो यहाँ पे अब योगी जी डंडा किए हुए हैं, बिल्कुल सुधार दिए हैं कि भाई अगर डाइवोर्स दिया तो काटेंगे। अगर तू दुबई से अगर कह रहा है कि तलाक है तलाक है तलाक है, दुबई ये रहना, गलती से अगर भारत के बॉर्डर में घुस गया तो तुमको कबूल है कबूल है कबूल है करवा देंगे। तो ये गलत भी है ना हमारे संस्कृति में। देखो, महिला हिंदू की हो या महिला मुसलमान की हो, इस्लाम की हो, महिला का इज्जत हर एक धर्म में करने के लिए बताया। और मैं ये बताता हूं ना, ये जो बड़े बड़े टोपी वाले मुल्ले मौलवी है ना, इन्हें अपने धर्म का ज्ञान खुद ही नहीं है। उनका जो भी धर्म ग्रंथ है वो औरतों का इज्जत करना बताया है, सही बोलना बताया है, शराब से इनकार करवाया है, ये टेलीविजन मोबाइल देखने से मना किया है। लेकिन इसका मतलब ये गलत समझ लेते हैं, ये डायरेक्ट आतंकवादी बन जाते हैं, डायरेक्ट बंदूक उठा लेते हैं। क्योंकि अब उसमें ये नहीं लिखा हुआ है ना कि भाई तू बंदूक मत उठाओ, तो ये कहते हैं इसमें तो ये लिखा नहीं, हम बंदूक उठा लेते हैं, आतंकवादी बन जाएंगे। कोई भी धर्म ग्रंथ है, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, पंजाबियों का हो, वो सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो हमें अपने जीवन जीने के लिए अच्छे ज्ञान को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जमीन पे जो लोग रहते हैं ना, जो राजनेता है ना, जो राजनीति चलती है ना, इस कारण से इसका गलत मतलब बनाया जाता है, लोगों के विचार गलत किए जाते हैं और लोग बस उलबली में आ जाते हैं, अलंट पलंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फतवे का मतलब भी समझ गया होगा। आपने न्यूज में देखा होगा कि आज लखनऊ से इस्लाम धर्म गुरु ने फलाने महिला के लिए फतवा जारी कर दिया। तो ये फतवा वही है कि बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुमको बुर्का पहनना पड़ेगा, ये तुम्हारा मुंह नहीं दिखाई देना चाहिए, बस यहाँ पे जाली होना चाहिए, बस वैसे उसी में से देखो पैर कैसे दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, बाहर मत जाओ, लड़कों से बात मत करो, 3 शादियां कर लो, 20 बच्चे पैदा कर लो, जनसंख्या बढ़ाओ, हम मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं से लड़ना है, जितना बच्चा पैदा करोगे उतना सेना तैयार हो। ये क्या है? ये कौन सा फतवा है? ये कहीं ना कहीं गलत जानकारी इनके माइंड में दिया जाता है। छोड़िए, आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रकाशन के नए रूप, अब जो छपाई है, जो प्रिंटिंग है, इसके नए रूप के बारे में जान लेते हैं। शुरू में भारत के लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने पड़ते थे। अब भारत में कहां लेखक थे यार?
अभी अभी तो नया नया प्रिंटिंग आया था, अभी हम लोग समझते पहले कि प्रिंटिंग होता क्या है, प्रिंटिंग से क्या काम होता है। तो तब तक क्या हुआ कि यूरोप के जो राइटर थे, जो लेखक थे, उन्हीं के दिए गए किताब कहानी हम लोग अपने भारत में बड़े चाव से पढ़ते थे। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, वहां की जानकारी थी। अब हम अपने भारत में यूरोप की जानकारी लेके क्या करेंगे? वो कौन सी पिज्जा खाए, कौन सा बर्गर खाए, कौन से नदी पे नहाने गए, कौन सा वहां का बहुत बड़ा शासक था, कौन राजा था, उसको जान के क्या करेंगे? हमको भाई भारत का कहानी बताओ ना कि भारत में क्या क्या हुआ। तो लेकिन शुरुआत तो प्रिंटिंग प्रेस उधर से हुआ था, तो किताबें पहले उधर ही छपी, उधर वाले ही किताब हमारे यहाँ ही आ गए। तो इसलिए यहाँ के लोग उन उपन्यासों को तारतम्य में नहीं बैठा पाते थे, विचार नहीं मिल पाता था, हमदर्दी नहीं हो पाता था, फीलिंग नहीं आ पाती थी। कहानी हमारे यहाँ ना राम जी और सीता जी की अगर टेलीविजन में सीरियल आ जाए तो मम्मी तो ऐसे लगती है अगरबत्ती लेके बैठी रहती है टेलीविजन के पास, ए सीता जी आ रहे हैं। अब वहां पे तुम अल्लाह ईश्वर गॉड वाला दिखाओगे, क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है? तो फीलिंग, हमारी संस्कृति से हमारी भावना का अटैचमेंट जो है वो रामायण के साथ है, महाभारत के साथ है, गीता के साथ है, बाइबल के साथ नहीं है। बाइबल के साथ नहीं है ना। हमने कहां गॉड को देखा है यार? हम तो राम जी को जानते हैं, भोलेनाथ को जानते हैं। तो हमारा उनके साथ एक मतलब दिल का रिश्ता बना हुआ होता है। बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। अब कितना दिन तक हम लोग चुप बैठते? हम लोग ने अपना किताब छापा का घाट, हम अपने कहानी लिखेंगे। गंगा नदी में कौन कौन नहाया, कितनी बार नहाया, कब नहाया, भोलेनाथ कब गए थे, कैलाश का क्या हाल चाल है, माता पार्वती कैसी है, सती मैया कैसे मर गई, ये सब अब अपनी कहानी आएगी ना, अपने कहानी का उदित हुआ। ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। हाँ, अब जोड़ेंगे नहीं। हमारी संस्कृति के बारे में अगर कुछ लिखा जाएगा तो हम उससे अपने आप में एक अटैचमेंट फील करते हैं, मतलब हमारा जुड़ाव हो जाता है। अब आपको अब एक कहानी मैं आप लोगों को आपके एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। मेरे पास दो कहानी है। एक कहानी है बोरिस जॉनसन की और एक कहानी है नरेंद्र मोदी की। बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? आप नरेंद्र मोदी का सुनना पसंद करेंगे ना, क्योंकि हमारे परिवेश का आदमी है नरेंद्र मोदी। अब बोरिस जॉनसन को हम क्यों सुनेंगे? ये नाम ही हमको अटपटा सा लगता है। और ये गोरी चमड़ी को हम सुनेंगे क्यों? हमको सुने क्या मिलेगा? हमको कभी इंग्लैंड जाना नहीं है, बोरिस जॉनसन को कभी इंग्लैंड बुलाएगा नहीं, तो हम फालतू में उसके बारे में जानेंगे, क्या करें? हाँ, हमारे देश में है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भी है, बड़ा फेमस है, तो उनके बारे में जानेंगे, शायद कभी एग्जाम में पूछ दे तो काम आएगा। तो यही होता है कि हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों के बारे में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए, लेखन की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी, जैसे कि गीत, लघु कहानी, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर निबंध जो आज तक चलता है, छोटी छोटी कहानियां, कॉमिक्स, गजल, शायरी, बहुत तरह की चीजें थी। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह का दृश्य संस्कृति भी रूप ले रहा था। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगे। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले चित्रकला जो होती थी वो दीवारों पे होती थी, पेंटिंग पे होता था, पेपरों पे होता था, लेकिन जब से छपाया कि लगा फटाफट उस सब चित्र को छपाई करने और आम लोगों के बीच में पहुंचाने। 1870 आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे। कार्टून से याद आया, कटाक्ष होता है। कभी कभी आप देखोगे आदमी का पेट एकदम पतला है, मुंह हटे हुए है, कार्टून टाइप का बना देता है। वो क्यों होता है? कटाक्ष करने के लिए। टीवी पर आज तक पे एक शो आता है, सो सॉरी, देखा होगा आपने, सो सॉरी। तो नरेंद्र मोदी का मुंह थोड़ा कार्टून जैसा, राहुल गांधी का कार्टून जैसा। अरे कार्टून की बात करते हो, हम तो यूट्यूब पर एक बार देखे, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी पतली कमरिया मोड़े हाय हाय पे नाच रही है। भाई कार्टून बना के नचवा रहा है उसको, पीछे से नरेंद्र मोदी नाच रहा है, आगे अपना ममता बनर्जी नाच रही है। क्या चल रहा है? तो ये क्या है? प्रकार का कार्टून है, कटाक्ष है, या फिर कहिए कि लोगों के मतलब इंटरटेनमेंट के लिए है, और लोग पसंद भी करते, बहुत सारे व्यू भी थे उस पे। तो और उस समय के अखबारों में भी, अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कार्टून टाइप का कुछ हुआ, कटाक्ष कर दिया। जैसे शराब है, यहाँ पे बिहार में शराब बंदी है, नाम का, सीरियस मत ले लीजिएगा, जितना चाहिएगा उतना मिलेगा, जितना तो घर तक पहुंचा के जाएगा। चखना एक्स्ट्रा में है भाई, नमक चाट के नहीं पीना है, पूरा लेग फ्राई मिलता है। तो मान लीजिए बिहार में है वो बंद, दारू बंद है। अब क्या है कि सुशासन बाबू, नीतीश कुमार का नाम है सुशासन बाबू, सुशासन ले आए, इसलिए दारू बंद करवा दिए, लेकिन ब्लैक में बहुत खुलवा दिए। तो
दारू का फोटो है, लोग पी रहा है, अब बगल में नीतीश कुमार का एक बड़ा सा मुंह और पतला सा शरीर वैसे इसे देख रहा है। तो ये कार्टूनी विद्या हो गया, मतलब कार्टून तरह बना के उस पर कटाक्ष करना कि देखो नीतीश बाबू तुम तो दारू बंद करवाए थे, दारू तो घरे घरे मिल रहा है। तो यही सब चीज था जो यहाँ पे अब बढ़ के आ गया था प्रिंटिंग मीडिया से। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, प्रिंट और महिलाएं। अब देखिए महिलाएं भी आ गई है, महिलाओं के बिना तो आइए हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और प्रिंट और महिलाओं के बारे में जानते हैं कि महिलाएं का प्रिंट दुनिया में क्या था। देखिए पुरुषों ने तो बढ़ चढ़ कर काम लिया, महिलाएं कैसे पीछे रहेंगे। तो महिलाएं लीजिए, जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज टेलियन आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी है। मतलब यहां से नारियों के लिए भी एक परिभाषा उभरी, ये भी प्रिंट मीडिया में आई, लेखिका बनी, बहुत तरह की कहानियां लिखी, लगी छापने अपना अपना किताब, जिसका व्यक्तित्व जो था वो सुदृढ़ था, मजबूत था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी, बहुत दिमाग की तेज महिलाएं थी, लिखना समझती थी, पढ़ना समझती थी, कैसे कहानी को बनाना है समझती थी, और जिसका अपना दिमाग था। दिमाग तो अपना ही होता है, लेकिन इनका ज्यादा अच्छा दिमाग था, ये ज्यादा अच्छा कर रही थी, अपनी इच्छा शक्ति थी, अपने सोच विचार से, मानसिक शक्ति से ये चीजों को लिखते थे, कहानियां बनाते थे, शायरी बनाते थे, गजल बनाते थे, धारावाहिक वाला कहानी, वही पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे जब पे जाकर छोड़ देते थे कि अगला पार्ट अपने आप खरीदोगे, और इनका किताब खूब बिकता था। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। महिलाओं की जिंदगी के बारे में, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में भी अब सब कुछ साफ साफ पत्रिकाओं में लिखा जाने लगा। इसलिए मध्य वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। अब जो बीच वाले लोग थे, बीच वाले कहने का मतलब है ना गरीब न अमीर, तो ये मध्य वर्गीय जो महिलाएं थी अब ये भी पत्रिका पढ़ने लगी, किताबें पढ़ने लगी और दूर दुनिया देशों का खबर अपने पास जमा करने लगी। 1876 में रस सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन प्रकाशित हुआ। अमार जीवन ये बंगाली भाषा है, तो इसमें जो है किसका, रस सुंदरी देवी 1876 में इनके जीवन की कथा के बारे में, जीवनी के बारे में प्रकाशित हुआ। और 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई की उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया गया। उच्च जाति में, इतने उच्च जाति के होने के बाद भी जो इनकी लास्ट की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, इसलिए लोगों ने रोष उत्पन्न किया, गुस्सा हो गया, अरे इतना बड़ा आदमी, इतना महंगा आदमी, इसका जीवन ऐसे कैसे, सड़क पे कैसे रह सकता है भाई। तो लोगों ने अपना खूब इच्छा जाहिर किया, गाली गलौज जो भी होता है अपना दुनियादारी वो सब दिखाया है। रामचड्डा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने के लिए उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। अब यहाँ पे एक और भाई साहब आ गए, रामचड्डा। इन्होंने क्या कहा कि बीवी बनना मतलब बेस्ट, मतलब बहुत ही शांत, अपने पति के लिए कुर्बान, जो पति कहे वही करे, कैसे एक अच्छी बीवी आप बन सकते हैं। हालांकि एक किताबें अभी भी आती है, आप जब दुकान पे जाओगे ना तो लिखा रहेगा सहेली, कैसे आप अच्छी धर्म पत्नी बन सकती है, उसके बारे में आपको ज्ञान देगा कि पति जो बोले उतना ही सुनने का, ज्यादा दिस डैट करने का नहीं। जब जितना खाना बोले वही बनाने का, चिकन डेली तो चिकन डेली, मटन डेली तो डेली, मछली डेली तो डेली। ये नहीं कि खाना के लिए पूछ लिया। दुनिया के हर पतियों के लिए एक यही बड़ा दिक्कत है कि खाने के लिए उनसे डेली पूछा जाता है कि क्या खाइएगा जी, क्या खाना है आपको, लेकिन आज तक वो खाना बनता नहीं है घर पे। खाना वही बनता है जो घर में घर वालों का मर्जी होता है। तो भाई पूछने का क्या फायदा है, काहे हमारा इज्जत उतार रहे हो। जब हमारी इच्छा का खाना नहीं बनाना है तो डेली फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर कह दो कि आज बना लो दाल का तड़का पराठा, जाओ तो आलू की सब्जी मिलेगी, साला टेंशन मूड। यहाँ तो हम सोचे क्या गए थे कि आज दाल, हमको दाल पसंद है, हम दाल का तड़का, आज तो 4 रोटी खाएंगे। वहां गए तो वही आलू बैगन मिल गया। अरे कहा तुम तो बोली थी दाल का तड़का बनाओगी, हैं? अरे यही बना दिए, खाइए ना। तब ज्यादा मुंह कान तो लगाओगे नहीं आप, जो मिलता है वो खा लो, नहीं तो अगले दिन जो खाना मिलने वाला है वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे रामचड्डा ने कहा कि भाई कैसे आप अच्छी बीवी बन सकते हैं, उसके ऊपर अपना बहुत सारा ज्ञान दिया। हालांकि पुरुष होने के बाद पता नहीं इनको महिलाओं में इतना क्यों इंटरेस्ट था, कैसे, ये तो खुद ही पुरुष है तो इनको कैसे पता है कि अच्छा बीवी, ये तो कोई लड़की लिखती, औरत लिखती तो समझ में आता। 1871 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। देखिए ज्योतिबा फूले का भी बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया। भारत के अंदर जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उनके खिलाफ भी आवाज उठाया। जो समाज में हमारे ऊंच नीच का जो भेदभाव था, बड़े लोग, हम राजपूत,
तुम कौन सा छोटा जात, हट हट। तो ये सब जो जात में खाई थी, ये सब जो सामाजिक कुरीतियां थी, रूढ़िवादी विचारधारा था, समाज के ऊपर जो ये जातिगत और पैसे का ऐंठ था, इन सब के ऊपर ज्योतिबा फुले ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने हमारे भारत के एक समाज सुधारक के रूप में आप इनको देख सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रिंट और गरीब जनता। अब देखिए, अब ये मध्य वर्गीय तक तो हो गया, अब सबसे लोअर ग्रेड में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग अब प्रिंट मीडिया में आने वाले हैं। मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। गरीब आदमी के लिए छोटा किताब, इतना बड़ा किताब नहीं पढ़ेगा, छोटा छोटा किताब पढ़ेगा, गरीब आदमी है ना। और सस्ती, अमीर आदमी के लिए व्हाइट पेज वाला किताब था, बिल्कुल व्हाइट पे ब्लैक लिखा हुआ है, रेड है। गरीब आदमी के लिए मुंह भी काला, किताब भी काला, किताब का पेज भी काला और किताब का साइज भी छोटा। मतलब ये गरीबों की अलग ही पहचान है। हम जैसे गरीबों की पहचान ही, सब कुछ छोटा छोटा, नसीब छोटा, पैसा भी छोटा छोटा ही मिलता है। देखिए, इन किताबों को चौराहे पर बेचा जाता था। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में ना, आप जाओगे तो रेलवे स्टेशन के बगल में, बस स्टैंड के बगल में किताबों को बिछा के बेचा जाता है, ताकि गरीब लोग भी इसको पढ़ सके। इसको छोटे छोटे जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, कम कमाने वाले लोग थे, वो भी 5 रुपए 10 रुपए में आसानी से इसको खरीद लें। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। पुस्तकालयों का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, ऐसी जगह जहां पर किताबों का संग्रह हुआ करता था। तो 20वीं सदी में ही पुस्तकालय सब खुलना शुरू हो गया। पुस्तकालय के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। अब आसानी से किताब का पूरा संग्रहालय है तो लोगों के पास आसानी से किताब पहुंचने लगा। अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे, पैसा वाले लोग सब पुस्तकालय खोल लिया। मतलब इसको और कोई काम नहीं मिला तो अपना किताब का एकदम बढ़िया सा पूरा किताब लगा हुआ है, उसमें लोग आके पढ़ रहा है। उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। हमारे क्षेत्र में अगर आपके पास ईटा का चिमनी होता है, हमारे बिहार में आपके पास ईटा का चिमनी है ना, तो आपका प्रतिष्ठा अलग ही रहेगा। नेक्स्ट लेवल आपको जी भैया नमस्ते ऐसे करेंगे। तो उस समय क्या होता था, जिनके पास पुस्तकालय होता था, किताब का संग्रह हुआ करता था, उनकी प्रतिष्ठा ही अलग। फलाने बाबू हैं, आ रहे हैं अभी अपना इन्वेस्टर से, वो आ रहे हैं, पूरा आराम सलाम चल रहा है, उनका प्रतिष्ठा है ना भाई, पुस्तकालय, क्योंकि पैसा वाले थे। अब सबके खोलने का तो बस का बात था नहीं, गरीब आदमी तो वो किताब नहीं खरीद पाता था, तो पुस्तकालय कहां से खोल पाता वो। देखिए, कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा की बात आ गई है। ये कानपुर के मिल में मजदूरी करते थे। 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छापकर इन्होंने भी मिल के मजदूरी से अपना किताब छापना शुरू कर दिया। और किताब छापने में इन्होंने मुद्दा रखा कि बड़े लोग और छोटे लोगों के बीच में किस प्रकार से अभी के समाज में ये खाइयां बढ़ती जा रही है। जातीय एवं वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। बड़े बड़े जाति के लोग छोटे छोटे जातियों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, किस प्रकार से उनको तकलीफ देते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कैसे उनको हीन भावना से देखा जाता है, उनको समाज में किसी लायक नहीं समझा जाता। ये किसने बताया? तो कानपुर के मिल मजदूर थे काशी बाबा। कब बताया? 1938 में अपना किताब छापा और जातीय शोषण के बारे में इन्होंने खुल के समाज को बताया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रिंट और प्रतिबंध। 1798 से पहले एक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। 1798 में क्या हुआ कि जो उपनिवेशी लोग थे हमारे देश में, बाहर के राजा, मतलब इंग्लैंडी गोरी चमड़े वालों का शासन, वो सख्त नहीं करते थे इस तरह की प्रिंटिंग के ऊपर। उनका कोई नियम कानून ही नहीं था। कोई कानून हमारे भारत में उस समय इन सब चीजों पे नहीं लगता था। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण किए जाते थे, मतलब लगाम लगाए जाते थे, वो भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। अगर कुछ नियम कानून थे भी तो उन्हीं अंग्रेजों के ऊपर थे, जो आए तो इंग्लैंड से थे, लेकिन भारत में जिस प्रकार से ये इंग्लैंड वाले गोरी चमड़ी कुशासन करते थे, हमारे लोगों को सताते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, अंग्रेजी बोल देते थे। कोई दूसरा अंग्रेज उनके खिलाफ बोल रहे, अरे यार क्या बदतमीज आदमी हो यार, इतना तुम बेइज्जत कर रहे हो इन लोगों को, ये ठीक चीज थोड़ी ना होती है। तो उनके खिलाफ वो तुरंत है, तुम कैसे बोला, इसको जेल में ठूस, अंग्रेजों वाले को जेल में ठूस देता था। 1857 का विद्रोह आप लोगों को याद होगा ना, मंगल पांडे का विद्रोह, बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेस का जो स्वतंत्रता था उसने खुल के अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो उसका रवैया बदलने लगा। कहा नहीं, इसका स्वतंत्रता तो ठीक नहीं है, हमारे लिए ये घातक हो सकता है। देखिए, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून ले आए। वो
क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। हमारे भारत में पहली बार मुद्रण के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर जो कानून लगाया गया वो 1878 में लगाया गया, 1857 के विद्रोह के बाद। क्योंकि 1857 के विद्रोह में उन्होंने देखा कि प्रेस की पूरी राइट थी, छापा था, खूब अंग्रेजों के खिलाफ, इनके खिलाफ बात करता था, संस्कृति के जो हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा था उसके खिलाफ बात करता था। इन्होंने क्या किया ना, इतना खुला नहीं रखने का, इसको लगाम लगाने का। तो उन्होंने लगाम लगाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। याद रखिएगा, इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान की। एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ज्यादा बोलता था, जो ज्यादा इनके खिलाफ लिखता था, या जो ज्यादा इनको समझ में नहीं आता था, इनको अगर लगा कि ये गलत है तो उसके ऊपर ये शक्ति अपना प्रयोग कर सकता था। कौन सी शक्ति प्रयोग कर सकता था उसको समझिए। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि कोई भी चीज अंग्रेज के खिलाफ छपता था तो उसको जाके अंग्रेजी ऑफिसर चेतावनी देके आता था कि भाई अगली बार से करेगा बहुत पेलूंगा तुमको। तो अब क्या हुआ, यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यदि उस चेतावनी को इन लोगों ने नहीं माना, प्रेस वाले नहीं माने, पत्रिका वाले नहीं माने, प्रिंटिंग वाले नहीं माने, मुद्रण वाले नहीं माने, तो फिर ऐसा क्या होता था कि फिर प्रेस को बंद कर दिया जाता था, सील कर दिया जाता था, और उनके प्रिंटिंग मशीन को भी जब्त करके ये अंग्रेज अपने पास रख लेते थे। प्रेस खत्म, बात खत्म। तो डर से अब कौन बोलेगा भाई, सबको अपना रोजी रोटी चलाना था। तो यहाँ पे आपने ये लास्ट टॉपिक था प्रिंट और प्रतिबंध। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस तरह से आपने देखा मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5, 7 जो भी आपका मन है कह लीजिए, पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।